नितिन रहेजा से हम डिस्कशन लेके चलते हैं आगे। जूलियस बेयर के रिप्रेजेंट करते हैं। नितिन, बाजार का क्या एनालिसिस है? एक अलग चाल चल रहे हैं पूरी दुनिया से, जबरदस्त तेजी का चाल चल रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं जस्टिफाइड नहीं है, डर भी रहे हैं, लेकिन बाजार चले ही जा रहा है। देखिए, अगर आप इस बाजार का हम एक थोड़ा सा एनालिसिस करें, लास्ट 2-2.5 साल में एक बहुत बड़ा ट्रेंड इस बाजार में दिखाई पड़ा है। ये ट्रेंड रहा है कि अगर आप अगस्त के जो आंकड़े हैं उनको साइड में रखें, जो एफपीआई फ्लोज के, पर अगर जुलाई तक देखें और लास्ट 2-2.5 साल के देखें तो एफपीआई की नेट सेलिंग रही है ऑलमोस्ट $500 बिलियन यूएस डॉलर्स की। और इस ड्यूरिंग दिस सेम टाइम पीरियड अगर आप देखें जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स है उनकी बाइंग रही है या इनफ्लोज जो उनके पास आए हैं वो ऑलमोस्ट $35 बिलियन के आए हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो लिक्विडिटी फ्लोज है वो जो ग्लोबल फ्लोज लार्जली डोमेस्टिक फ्लोज ग्लोबल फ्लोज को सब्स्टिट्यूट करने शुरू कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जहाँ पे, और ये जहाँ तक मेरा विचार है, जब से 30 साल मैं बाजार में रहा हूँ, हम ये कहते रहे हैं कि जब हमारी सेविंग्स इक्विटी मार्केट्स में बड़े तौर से आना शुरू होगी तो आपको इसका इम्पैक्ट काफी मैग्नीफाइड दिखाएगा। और ये आप एक लिक्विडिटी फ्लो के हिसाब से आप देखें तो क्लियरली वो सब्स्टिट्यूशन फैक्टर है। वरना इन द पास्ट ये सेम अमाउंट ऑफ एफपीआई सेलिंग जो हमने देखी है पिछले कई महीनों में, मार्केट वुड हैव बीन डाउन ऑलमोस्ट 25 से 30% एज सच। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड रहा है। उसके अगेंस्ट जो एक ट्रेंड जो लोगों को वरी कर रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जैसे बढ़ते हैं तो एसेट प्राइसेस रीप्राइस होते हैं डाउनवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यूएशन। तो इसके चलते हुए अगर हमने देखे तो जो एक मेजर कंसर्न मार्केट का है कि जो वैल्यूएशंस है वो काफी इफ आई वुड से बहुत ज्यादा महंगी तो नहीं है, पर दे आर नॉट चीप एज सच। और ग्लोबली एक करेक्शन चालू है। तो इस तरह से इंडिया एक्चुअली बीन स्टैंडिंग आउट। एंड क्योंकि हमारे पास एक हिस्टोरिकल बैगेज रहता है काफी सालों का, तो हमें ऐसे लगता है कि भाई ग्लोबल करेक्शन आ रही है, इंडिया में क्यों नहीं आ रही है। बट क्लियरली वो लिक्विडिटी फ्लोज जब तक स्ट्रांग रहेंगे इंडिया में एक वो सपोर्ट रहेगा। पर हैविंग सेड दैट, मेरा मानना यह है कि बाजार इन द इंटरमिटेंट एक रेंज बाउंड रीजन में रहेगा। ज्यादा अपसाइड वैल्यूएशन वाइज नजर नहीं आता। तो पर लॉन्गर टर्म अगर हम देखें, अगर नेक्स्ट 1-1.5 साल निफ्टी अर्निंग्स की जो एस्टिमेट्स देखें तो क्लियरली बाजार में यहाँ से 12 से 15% अपसाइड अभी भी है। पर शॉर्टर टर्म में आपको शायद ये एक कंसोलिडेशन जोन में दिखाई पड़े। दो बातें नितिन, एक तो ये कि यूएस मार्केट में काफी ज्यादा रेजिलियंस दिख रही है। जितने भी कमेंट्री आ रही है हॉकिश कमेंट्री और यूएस मार्केट्स एक तरह से सुन नहीं रहा खास। पहले क्या होता था कि कोई भी रेट हाइक को लेके हॉकिश कमेंट्री आती थी, बाजार पहले रिस्पॉन्ड करता था नेगेटिवली। 3-4 दिन से दिखाई दे रहा है। अभी भी देखिए आपके यूएस फ्यूचर्स अच्छे खासे गेन्स में है। दूसरा, एक डोमेस्टिक डेटा आया है अभी, वो है एसआईपी का डेटा। ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ की तरफ फ्रेश ऑल टाइम हाई आया है, 12,700 के आसपास का एसआईपी डेटा। आप जूलियस बेयर में तो काफ़ी बिग एचएनआई इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत करते होंगे देश भर में। ये देखिए 12,694, ऑलमोस्ट 12,700 के आसपास। ये ऐसा लगता है कि इंडियन सेवर जो है कहीं ना कहीं अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन सुधार रहा है, क्योंकि जो भी वॉलेटिलिटी रहे ये एसआईपी स्ट्रांग है। और ये जो एसआईपी की जो ट्रेंड आपने देखी है तकरीबन 12-13 हजार करोड़, ये ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रही है ओवर द लास्ट मेनी मंथ्स। और इसी के बारे में आपको बता रहा था ना कि अगर आप ये ग्लोबल ट्रेंड देखें ना तो ये एसआईपी ट्रेंड अगर आप 12,000 पकड़ते हैं तो यू आर टॉकिंग कि भाई ऑलमोस्ट पूरे साल में आपको रफली अराउंड 1,44,000 या 1,50,000 करोड़ के इनफ्लोज जस्ट एसआईपी के थ्रू नजर आएंगे, प्लस जो वन ऑफ इनफ्लोज आते हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है जब हम अपने एचएनआई से भी इंटरेक्ट करते हैं तो क्लियरली एक वैल्यूएशन पे कंसर्न तो है,
बट उसके अगेंस्ट, क्योंकि लॉट ऑफ देम आर बिजनेस ओनर्स, उनको जो बुलिशनेस अपने बिजनेस में नजर आती है, तो उनको लग रहा है कि फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव हमारा ग्रोथ विल बी अमंग द बेस्ट ग्लोबली। तो उसके चलते हुए मोस्ट ऑफ देम वांट टू, जैसे वो कह रहे हैं कि आप स्टैगर करिए, और ये ट्रेंड आपको सेम एसआईपी में भी वैलिडेशन में दिखाई पड़ रही है। राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। नितिन से लेते हैं। नितिन, आप किस तरह का व्यू बना रहे हैं रेलवे स्टॉक्स को लेकर भी? वहाँ पर काफ़ी सारे टेंडर्स की बात की जा रही है। कॉनकोर को लेकर तो जो न्यूज़ आई लैंड लाइसेंसिंग फीस को लेकर, तो यहाँ पर भी बड़े डेवलपमेंट्स और बड़े रिफॉर्म्स तो दिख रहे हैं। इस स्पेस पर आपका क्या व्यू है? देखिए, ये स्पेस पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। हालांकि काफी डिफिकल्ट बिजनेस रहा है इन द पास्ट, क्योंकि ये जो टेंडर्स की पीरियोडिसिटी है और पेमेंट साइकिल्स हैं, वो काफी लॉन्ग रहती हैं। और जनरली स्पीकिंग हमने देखा है कि वो ये जो बिजनेसेस है वो बहुत हाई रिटर्न रेशियोज नहीं जनरेट कर पाते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग अगर आप देखें तो एक टेल विंड है इन बिजनेसेस के पीछे। तो हमारा ये मानना है कि अगर आप प्योर रेलवेज प्ले नहीं देखते हुए, जैसे जैसे इस वीडियो में उन्होंने फॉर्जिंग कंपनीज की बात की, जो कंपनीज रेलवेज को भी केटर करती हैं, क्योंकि ओवरऑल हमने जो देखा है, चाहे ऑटो है, चाहे एक्सपोर्ट्स है, चाहे रेलवेज है, वहां पे काफी एक किस्म का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग रहा है बिजनेस वाइज। तो ये सब कंपनीज एक्चुअली क्वाइट वेल पोजिशन्ड है आगे जाते हुए, इन टर्म्स ऑफ देयर ऑर्डर बुक और इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रोथ। वैष्णव की बात आप सुन रहे थे। हाँ, और इस वक्त आप जो देख भी रहे हैं, दरअसल रेल मंत्रालय ने हाई स्पीड व्हील्स के लिए टेंडर जारी किया है और आगे चलकर रेलवे व्हील्स में नेट एक्सपोर्टर बनने का लक्ष्य सरकार बनाकर चल रही है। इसी के चलते यहाँ पर ये संबोधन भी आप देख रहे थे। गुड आफ्टरनून। कमिंग टुवर्ड्स, सरकार जितने सारे कदम उठा रही है, कई सारे स्पेसेस, अभी जैसे रेलवे पर भी हम जिक्र कर रहे थे, रोड एंड इंफ्रा पर भी इन दिनों काफ़ी हद तक फोकस है, पर्टिकुलरली जहाँ पर रियल एस्टेट की बात हो, रोड एंड इंफ्रा की बात हो, जहाँ पर सरकार का फोकस ज़्यादा है, उससे जुड़े क्या टेक अवेज आप देंगे? तो क्लियरली मेरा मानना है, जैसे आप रोड सेक्टर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे चाहे फोकस की बात हो रही है, पर अगर आप ये साल देखें तो एनएचएआई के ऑर्डर्स काफ़ी स्लो रहे हैं। तो जो ऑर्डर बुक रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज का, वो थोड़ा सा लैग कर रहा है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग का बिजनेस है, एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स काफ़ी डिफिकल्ट बिजनेस है, क्योंकि हाई वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी रहती है। तो हम बाय एंड लार्ज वेरी हाई वर्किंग कैपिटल इंटेंस बिजनेसेस को अवॉइड करते हैं हमारे पोर्टफोलियो में, बिकॉज हम देखते हैं वहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं आता है। आपने रियल एस्टेट की बात की, तो क्लियरली रियल एस्टेट एज अ सेगमेंट बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्री सेल्स बहुत स्ट्रांग है, और इसकी वजह मेनली ये है कि जो आईटी सेक्टर है, जिसमें काफी सारी हायरिंग स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है। ऑलमोस्ट हमने देखा है लास्ट काफी सालों से ऑलमोस्ट 500,000 इंजीनियर्स दर साल हायर हो रहे हैं। और इन इंजीनियर्स की जो एक डाउन कंजम्पशन ओरिएंटेड डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट होता है, वो काफी लार्ज रहता है। तो रियल एस्टेट अच्छा चलते हुए, जैसे हमको रियल एस्टेट अच्छा लगता है, हमको मॉर्गेज फाइनेंस कंपनीज अच्छी लगती हैं, सीमेंट कंपनीज है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, वो पूरा एक इकोसिस्टम अच्छा ग्रो कर रहा है। तो हम हमारा हमारी अटेंशन इन सेक्टर्स की तरफ ज्यादा है। नितिन, आप दिल्ली में बैठे हैं, बट आपका वीकेंड में मूवी देखने का कोई प्लान बन रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली देखिए, हमने डिपस्टिक सर्वे किया, वही निकला। ये आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत बड़े हिस्सा है हमारे व्यूअर्स का और सिटीजन्स का एट लार्ज, जो मूवीज से जो है कतरा रहे हैं अभी बॉलीवुड लॉन्चेस। क्योंकि ये ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ट्रेड एनालिस्ट कह रहे हैं। आपकी क्या व्यू है? नहीं, देखिए, आपकी बात सही है, और आपका इशारा जो है, मैं समझ रहा हूँ कि आप मल्टीप्लेक्स कंपनीज की तरफ कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा मानना है कि जो लॉन्ग टर्म स्टोरी मल्टीप्लेक्सेस की तो काफी स्ट्रांग है, और
आएगी, बट शॉर्ट टर्म में क्लियरली चैलेंजेस रहे हैं, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, और एक दूसरी बात ये है कि एक तरह से कंटेंट फटीग भी बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं और इतना सारा कंटेंट रिलीज हो रहा है, तो अनलेस एंड अनटिल कोई कंपल्सिवली आउटस्टैंडिंग कंटेंट आपको नजर नहीं आता है, और वो भी एक लार्ज फॉर्मेट के हिसाब से, तो कोई इंसेंटिव लोगों की कम हो चुकी है सिर्फ थिएटर्स में जाने के लिए। तो मेरा मानना है ये टेम्पररी चैलेंजेस है, और इसकी वजह से आप एक तरह से कंसोलिडेशन भी देख रहे हैं, जो नंबर 1 और नंबर 2 प्लेयर अभी एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, क्लियरली कंसोलिडेशन भी दिख रही है। तो शॉर्ट टर्म मेरा मानना है चैलेंजिंग है, बट एज वी गेट इनटू द फेस्टिवल सीजन काफी बिग टिकट मूवीज रिलीज होने वाली हैं, तो देखिए उसका रिएक्शन क्या रहता है, बट एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म इट लुक्स वेरी चैलेंजिंग, और इट डजंट लुक लाइक it's going to be a good quarter for multiplex companies. सर बनी हुई है जो आप देखना चाहते हैं? सॉरी, आप कोई स्पेसिफिक मूवी आप जो देखना चाहते हैं जो लाइंड अप है? ऐसे कोई स्पेसिफिक ध्यान में नहीं, जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे वन ऑफ दीज कंपनीज से, तो वो बता रहे थे कि हॉलीवुड से वो देयर इज दिस मूवी कॉल्ड अवतार 2 व्हिच इज कमिंग इन थिएटर्स in the next month or so. अच्छी गई, बहुत बैलेंस्ड बात कही है, इसको हम सुबह से ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पे। पीवीआर आइनॉक्स क्लियरली प्रेशर में आ रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड बॉयकॉट की बातचीत चल रही है, लेकिन ये कंटेंट प्रॉब्लम है, जैसा आपने कहा कि एक जैसा कंटेंट और कोई नयापन, इनोवेशन, जैसे साउथ की मूवीज़ ने इनोवेशन किया, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाया कि वो नेशनली एक्सेप्टेड होने लगा, सिर्फ साउथ का नहीं है। कुछ इनोवेशन बॉलीवुड को भी शायद करना पड़ेगा। दूसरी बात ये ना भूलें कि एग्जीबिशन कंपनी सिर्फ बॉलीवुड सेंट्रिक नहीं होती हैं, एग्जीबिशन कंपनी तो हर तरह के मूवीज़ को एग्जिबिट करती हैं। तो अवतार 2 आएगी, KGF 2 आएगी, वो भी चलाएंगे वो। तो ये शॉर्ट टर्म जो साइडवेज मूवमेंट है, ये खरीदने का समय है। हाँ, इस तरह की फ्रेंचाइजेस को, अच्छी फ्रेंचाइजेस अब मर्ज हो जाएगी ये कंपनी, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात कही। चलिए ठीक है, बिल्कुल ये इंटरेस्टिंग बात तो है, लेकिन और क्या इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं नितिन जो आप भी यहाँ आए कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा जो कॉर्पोरेट जो Q1 था वो कॉर्पोरेट अर्निंग से वाकई सरप्राइज किया था। अब नजर फिर होगी कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर Q2 पर, और बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन थी, लेस देन एस्टिमेशन। आपके डाउनग्रेड्स भी हमने देखे, बेयरली 3% के डाउनग्रेड्स आपको Q1 में दिखे। तो एक बात तो क्लियरली दिखती है कि ग्रोथ जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की है, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, वो ऊपर की तरफ है। ये कितना बड़ा साइन है जिसको देखकर आपको लगता है कि FIs का, FPIs का फ्लोज इस वजह से भी भारत में बना रहेगा? देखिए, क्लियरली अगर आप FPIs भी देखें तो जो अगस्त में हमने एक रिवर्सल देखा, आई थिंक क्लियरली इंडिया जो मार्केट्स की जो परफॉर्मेंस रही है, वो अगर आप उस पर ज्यादा अंडरवेट होते हैं तो आपकी ग्लोबल परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आता है। और मेरा मानना ज्यादा ये है कि जो इनिशियल आउटफ्लोज हमने 8-9 महीने के लिए दिखा जो FPIs का, वो एक किस्म का एक शॉक था इन टर्म्स ऑफ कि जो फेड जो है या सेंट्रल बैंक्स के रेट हाइक्स कितने अग्रेसिव होंगे और कहाँ तक होंगे। जैसे जैसे उस पिक्चर पे क्लैरिटी आनी शुरू हुई और हमने जैसे 50, 75, 3 रेट हाइक्स देखे, तो ये तो तय हो गया कि ये रेट हाइक्स जो है फ्रंट लोडेड है। दूसरा, अब ये भी एक किस्म का रियलाइजेशन आ रहा है कि हम ऑलमोस्ट टूवर्ड्स लाइक 2/3 ऑफ द रेट हाइक हमारे पीछे है। तो अभी एक वो भी आइडिया है। तो जैसे अनसर्टेनिटी, मार्केट्स को अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा पसंद नहीं है, तो ये एक बड़ी अनसर्टेनिटी थी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। वो जैसे वो पीछे होती गई तो हमने FPIs को वापस और आते हुए देखा। तो मेरा मानना यह है कि आगे जाके भी, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ रेट है, आपने Q1 रिजल्ट्स की बात की, मेरा मानना है Q2 रिजल्ट्स भी अच्छे रहेंगे। और हालांकि थोड़ी सा इन्वेंट्री हिट काफी कंपनीज में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो हाई प्राइस इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल, उन काफी कंपनीज के बुक्स में होगा, और उसके बाद हमने कमोडिटी प्राइसेस को नीचे आते हुए देखा है। तो वो थोड़ा सा मार्जिन इम्पैक्ट जरूर दिखाई पड़ेगा इवन इन Q2। Q3 में जैसे पूरा फेस्टिवल सीजन का इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। तो हमारा मानना यह है कि वन ऑफ द सेक्टर्स जो हमको सबसे ज्यादा पसंद है वो है फाइनेंशियल्स।
और ये एक सेक्टर है जिसने 3 या 4 साल काफी पेन देखा। अब हमारा मानना है जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, दे आर गुड प्रॉक्सीज टू इकोनॉमी ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ एंड और इंडिविजुअल कंपनीज के बुक्स क्लीन हो चुके हैं, एनपीएस डाउन है। तो मेरा मानना है फाइनेंशियल आर द बेस्ट पोजिशन सेक्टर गोइंग अहेड। बिल्कुल नितिन, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस वीकेंड टू यू। चलिए आगे बढ़